आज हम इस ऑनलाइन क्लास में पादप ऊतक पर चर्चा करेंगे। पादप ऊतक को समझने के लिए पहले हम ऊतक के विषय में समझें तो क्या कह सकते हैं। ऊतक ऐसी कोशिकाओं का समूह होता है जो कार्य में, संरचना में तथा उत्पत्ति में समान होती हैं। अब सिंपली हम परिभाषित कर सकते हैं, ऐसे कोशिकाओं का समूह जो कार्य, संरचना एवं उत्पत्ति में समान होते हैं ऊतक कहलाते हैं। कार्य के आधार पर पादप ऊतकों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 विभज्योतिकीय ऊतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा परमानेंट टिश्यू या स्थायी ऊतक। विभज्योतिकीय ऊतक इन्हें क्यों बोलते हैं? यानी ऐसे कोशिकाओं का समूह जिनमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है, ऐसे समूह को हम विभज्योतिकीय ऊतक कहते हैं। इसकी विभज्योतिकीय ऊतक की विशेषताएं होती हैं। उन विशेषताओं के बारे में बात करें। देखिए, इनमें क्या होता है, सपोज करो ये विभज्योतिकीय, ये सेल्स हैं। जब ये सेल्स डिवाइड होती हैं तो ये नई सेल बनाती हैं, और फिर ये सेल डिवाइड होती हैं तो क्या होगा, ये फिर पुनः नई सेल बना देंगी। इस तरह से सेल बनती जाती हैं। तो इनमें जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो अनुपस्थित होता है। ऐसे ही फिर ये जो सेल बनाएगी तो ये फिर और प्रोलिफरेट होगी। इस तरह से सेल बनती जाती हैं, और इनमें जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो नहीं होता। तो विभज्योतिकीय सेलों में क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन की क्षमता होती है। तो इस तरह से ये बहुत सारे सेल इस तरह से बनते जाते हैं। विशेषताओं की बात करें तो पहली बात देखिए, कोशिका विभाजन के लिए सेल की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, वही इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की विशेषताएं होंगी। नंबर 1, आगे इसकी प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो जो विभज्योतिकीय सेल होती हैं उनकी कोशिका भित्ति क्या होती है, थिन होती है, पतली होती है, क्योंकि उन्हें से क्या करना है, कोशिका विभाजन करना है। इसलिए इनकी दीवारों पर जो डिपोजिशन होता है वो नहीं हो पाता है। दूसरा, इंटरसेलुलर स्पेस। अब देखिए, एक कोशिका से रैपिडली क्या होता है, दूसरी कोशिका बननी होती है, तो इनकी जो कोशिकाओं के बीच में जो अंतराल होता है वो अनुपस्थित होता है। तीसरा, साइटोप्लाज्म की बात करें तो इनका साइटोप्लाज्म क्या होता है, डेंस होता है। तीसरा, इनका जो न्यूक्लियस है वो लार्ज होता है, क्योंकि न्यूक्लियस को दो भागों में बांटना है, कैरियोकाइनेसिस होनी है या केंद्रक विभाजन होना है। तो जब बड़ा केंद्रक होगा तभी विभाजित हो पाएगा। तीसरा, स्मॉल साइज ऑफ सेप बैकपोल। जो प्लांट कोशिकाएं होती हैं, पादप कोशिकाएं होती हैं, उनका कैरेक्टरिस्टिक होता है, उनमें सेप बैकपोल या रसधानी पाई जाती हैं। जो परमानेंट सेल होती हैं उनमें रसधानी का जो साइज होता है वो बड़ा होता है, लेकिन जो मेरिस्टेमेटिक या विभज्योतिकीय सेल होती हैं उनमें रसधानी का साइज छोटा होता है। विभज्योतिकीय ऊतकों को उनकी स्थिति के आधार पर हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। ये क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसे हम 3 भागों में, एपिकल मेरिस्टेम या हम इसे कह सकते हैं शीर्षस्थ विभज्योतिकीय ऊतक। ये क्या होता है, लेटरल मेरिस्टेम, और इसे हम पार्श्विक विभज्योतिकीय ऊतक कह सकते हैं। और इंटरकेलरी मेरिस्टेम को हम अंतर्वेशी विभज्योतिकीय ऊतक कहते हैं। अब हम शीर्षस्थ विभज्योतिकीय ऊतक के विषय में बात करेंगे। तो ये ऊतक या इस प्रकार के कोशिकाओं का समूह पौधे के उन भागों में पाया जाता है जहाँ पर पौधे लंबाई में वृद्धि करते हैं या
जो शीर्ष होते हैं, एपेक्स होते हैं, एपेक्स पर इस प्रकार का ऊतक पाया जाता है। एपेक्स कहाँ कहाँ होते हैं? एक तो स्टेम यानी तने के एपेक्स हो सकते हैं, या फिर रूट यानी जड़ के एपेक्स होते हैं। जड़ लंबाई में वृद्धि करती हैं और तना लंबाई में वृद्धि करता है। तो ये दोनों की वृद्धि के लिए एपिकल मेरिस्टेम या शीर्षस्थ विभुज्योतिकीय ऊतक उत्तरदायी होता है। यह दोनों ही प्रकार के प्लांट्स में पाया जाएगा, चाहे वो मोनोकॉट हों चाहे वो डाइकॉट हैं, यानी एक बीजपत्री हों या द्विबीजपत्री हों। अब हम बात करें दूसरे टाइप के लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या पार्श्विक विभुज्योतिकीय ऊतक की। तो पार्श्विक विभुज्योतिकीय ऊतक ये हमेशा द्वितीयक वृद्धि के लिए या सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है, और इससे पौधे के तने की मोटाई में वृद्धि होती है। इसी से टिम्बर, जिसे हम लकड़ी या वुड कहते हैं, वुड का निर्माण होता है। यह लेटरल यानी पार्श्विक अवस्था में कैम्बियम के रूप में रहता है। जो कैम्बियम सक्रिय होकर ये क्या करता है? सेल डिवीजन करता है, और जिससे क्या होता है? प्लांट का जो स्टेम है, जो तना है, वो मोटाई में वृद्धि करता है, और ये फिर जो इसकी जो सेल्स हैं अंदर परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होती रहती हैं। इस तरह से ये सेकेंडरी प्लांट में पाया जाता है, जो पौधे की तने की मोटाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी प्रकार हम इंटरकैलरी टिश्यू की बात करेंगे या इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करेंगे, तो ये केवल मोनोकोटाइलिडन या एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है। आपने गेहूं का पौधा देखा होगा, उसमें क्या होती हैं? उसके स्टेम में, उसके तने में बहुत सारी नोड होती हैं, नोड और इंटरनोड। तो जो ये इस प्रकार का ऊतक होता है, ये कोशिकाएं होती हैं, वो नोडीय भाग में पाई जाती हैं, और इनको जो इंटरनोड हैं, इनको बढ़ाने में यानी इनकी लंबाई की वृद्धि में सहायक होती हैं। तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं घास में या गेहूं के पौधे में उनके जो इंटरनोड पार्ट होते हैं वो समय के साथ साथ उनकी जो लंबाई है बढ़ती जाती है। इंटरनोडल जो डिस्टेंस है या जो लेंथ है वो कंटिन्यूस बढ़ती जाती है, वो इंटरकैलरी ऊतक के द्वारा बढ़ती है।